और इस क्लास की मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाए, क्योंकि मार्केट अभी जैसा चल रहा है तो अपने को जानना क्या जरूरी है इस चीज ऐसे मार्केट में। पहली चीज क्या होता है कि कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स या कोई भी करेंसी या कोई भी मेटल, कुछ भी स्क्रिप्ट जो अपन ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें सबसे जरूरी होता है सप्लाई और डिमांड को जानना। सप्लाई मीन्स होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसे बेच रहे हैं। डिमांड यानी कि अ, खरीदार बहुत हैं लेकिन बेचने वाले नहीं है, यानी कि उस वो पर्टिकुलर चीज लोग हायर प्राइस में खरीदने को तैयार है। और सप्लाई मीन्स कि इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है कि लोग उसे और सस्ते दाम में बेच रहे हैं। पूरी मार्केट जो है सप्लाई और डिमांड के स्क्रिप्ट में काम करता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये जानना है कि कहाँ पे सप्लाई ज्यादा है और कहाँ पे डिमांड ज्यादा है। ठीक है। सेकंड होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक। सपोर्ट मीन्स कहाँ पे बायर्स मार्केट पे हावी होता है, और रेजिस्टेंस जहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग होता है। बायर्स स्ट्रांग का मतलब है कि जहाँ पे सेलर्स वीक हो। ठीक है, या सेलर्स अपने आप को वीक समझे और सेलर्स मार्केट से आउट यानी कि निकलने की कोशिश करे। और रेजिस्टेंस मीन जहाँ पे बायर्स वीक होते हैं और वो मार्केट से निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मार्केट से एग्जिट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत ऊंचा दाम आ चुका है, ऊंचा प्राइस आ चुका है, अब इससे ऊपर और नहीं जा सकता है। तो वो लोग कोशिश करते हैं मार्केट से एग्जिट करने का। ठीक है, तो उसी का खेल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और सेकंड मैंने बताया डिमांड एंड सप्लाई, है दोनों एक ही चीज। ठीक है। कभी अपन देखते हैं कि एक ये पर्टिकुलर मार्केट में ही नहीं होता, हर जगह ये लागू होता है। पूछे कैसे? जैसे कभी अपन देखते हैं किसी वेजिटेबल का दाम बहुत हाई हो गया क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो उसका प्राइस 10 रुपए से जाकर 200 रुपए तक चला जाता है। फिर वहां पे देखते हैं कि सप्लाई आने लगी, तो वहां से प्राइस फिर वापस नीचे गिरते गिरते अपने नॉर्मल प्राइस पे आ जाता है। इसी पे मार्केट भी काम करता है। ये बहुत कॉमन चीज है। इतनी ही चीज को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप मार्केट में इजीली ट्रेड कर सकते हो। कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। और यहाँ ये जैसा ये वॉल्यूम, वॉल्यूम से ये पता लगता है कि कौन हावी है। जैसे ये 4 जून को जो वॉल्यूम बना, इसमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे सेलर्स ने अपना दबाव बना लिया था। ठीक है। फिर अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी मंडे को, तो ये जो मार्केट 24,700 से डायरेक्ट गैप डाउन हुआ, ठीक है, मंडे को, तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे बायर्स वीक थे, या फिर ऐसी कोई न्यूज आई जिससे मार्केट को ये समझ में आ गया था कि ये जो न्यूज़ है निगेटिव है। निगेटिव से क्या होता है कि बायर्स अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने लगते हैं, और कोई पॉजिटिव अगर कुछ इम्पैक्ट आता है तो सेलर्स डरने लगते हैं, तो सेलर्स अपना पोजीशन काटने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, वो लोग जब भी डिमांड आती है किसी चीज की, तो वो हायर जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्राइस पे वो लोग खरीदने की कोशिश करते हैं। और जहां सप्लाई आता है तो बायर्स कोशिश करते हैं कि ठीक है आज हम निकल जाते हैं, आने वाले टाइम में देखेंगे। तो वो लोग सप्लाई में थोड़े कम प्राइस में निकलने की कोशिश करते हैं और निकल जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चार्ट है, अब इसके बाद अपने को सबसे जरूरी क्या है समझना। सप्लाई और डिमांड तो अपन समझ गए,
अब यहाँ पे देखिए, ये लास्ट 5 डेज का कैंडल है। ये जो है कैंडल को अपन स्टडी करते हैं, ये जो पैटर्न बन रहा है, ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इसको अपन जो स्टडी करते हैं इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। कि प्राइस प्राइस कहाँ है और वो कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड होने की कोशिश कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप अगर ये 5 डेज का चार्ट देख लो निफ्टी में, तो टोटल मार्केट साइडवेज है। ठीक है, टोटल मार्केट साइडवेज है। ये गैप डाउन हुआ, ठीक है, यहाँ पे। और 1 2 3 4 ये देखेंगे, अगर इसको मैं मार्क करूं हल्का सा, तो ये मार्केट टोटल इस रेंज पे ही पूरा समय निकाल चुका है। ठीक है, क्योंकि मार्केट को अपनी कोई डिसीजन पता नहीं चल रही है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो अपन कैसे कर सकते हैं। और अपने को मार्केट, जैसे ये डेली चार्ट है, ठीक है, ये डेली चार्ट है। तो ये अगर इस लाइन को अगर मैं देखूं, 23,877, और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं, यहाँ पे, तो ये मुझे एक सपोर्ट लेवल लग रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से या इसके आसपास जब भी आया है तो मार्केट वापस बाउंस बैक दिया है। ठीक है, और इस लेवल को मैं एक रेजिस्टेंस मान लेता हूँ। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लाइन हो गया। तो मार्केट 27 जून से आज 10 10 अगस्त, ठीक है, ये 27 जून, और आज क्या डेट हो गया, 10 अगस्त, लगभग 1 महीने से ज्यादा इस रेंज पे ही काम कर रहा है। 23,800, ठीक है, ऊपर गया ऊपर गया, फिर वहां से एक एक बार यहाँ पे रिजेक्शन मिला हल्का उसके आसपास, फिर यहाँ इस रेंज में एक काम कर रहा है। अगर मार्केट को कोई भी अपनी एक दिशा तय करनी है, तो 23, इस हम क्या लॉजिक लगाएंगे कि इसके नीचे आए या इसके नीचे क्लोजिंग दे, 23,860 के नीचे क्लोजिंग दे, तो हम ये डिसाइड करेंगे। ठीक है, नीचे नीचे अगर क्लोजिंग दे तो मार्केट यहाँ से गिर और ज्यादा वीक हो सकता है, और इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो मार्केट स्ट्रांग हो सकता है। तो ये एक रेंज है। इस पे क्या है कि अगर इसके आसपास आता है तो मार्केट बाउंस बैक कर देता है। ठीक है, ये 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 टर्म, ये ऐसा ही खेलते रहता है। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे आप समझ पाएंगे थोड़ा सा, ये, ठीक है। तो ये सब प्राइस एक्शन से अपन सीख सकते हैं। ठीक है, ये लिक्विडिटी लेने नहीं आया है सर। लिक्विडिटी का इशू निफ्टी, बैंक निफ्टी या निफ्टी के 50 स्टॉक्स में नहीं होता है। लिक्विडिटी का जो इशू होता है वो छोटे स्टॉक्स में होता है, स्मॉल पेनी स्टॉक्स। लिक्विडिटी तो इसमें इतनी ज़्यादा होती है कि आप जिस प्राइस में चाहें उस प्राइस में आप एग्जिट, अपना पोजीशन बना सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर लिक्विडिटी का इशू आने लगा, तो फिर तो ट्रेड खत्म, समझिए। आप अगर ऑप्शन बाइंग किए और आपने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तो गड़बड़ है ना। जैसे कई ठो स्टॉक होते हैं जिसमें लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं होती है, उसमें जो प्राइस का गैप डिफरेंस होता है, यानी कि आप बाय करोगे 1 रुपए में, तो सेल करोगे उसको, मान लीजिए आपको प्रॉफिट दिख रहा है 1.5 रुपया, या 1 रुपए में आपने बाय किया, प्राइस 2 रुपए चला गया, तो 2 रुपए चला गया, लेकिन आपको एग्जिट
₹2 में नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे उतने स्टॉक्स ही नहीं है, लिक्विड ही नहीं है। तो ₹2 में ना मिलके ₹1.80 में मिलेगी, तो वो 20 पैसा आपका लॉस हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि मार ठीक है, चलिए ₹1 में लिए, 80 पैसा तो मिल गया, ठीक है, प्रॉफिट है। लेकिन कई बार होता है कि ₹1 में अपन ने खरीदा है और वो एग्जिट करने जा रहे हैं, अपने को लग रहा है कि ये मार्केट नीचे जाएगा, तो वो ₹1 में एग्जिट नहीं होता है। वो कई कई बार 80 पैसे में एग्जिट होता है या तो 60 पैसे में। यानी कि स्लीपेज बहुत होता है उसमें ना, आपको लिक्विडिटी नहीं है ना, तो आप ज्यादा क्वांटिटी में उस स्टॉक को ट्रेड नहीं कर सकते हैं। वॉल्यूम बहुत जरूरी है देखना। ये वॉल्यूम ही बताता है कि मार्केट कौन सी दिशा में अपना आना जाना तय करेगा। ठीक है, ये अपन ने ये डिसाइड किया। देखिए, ये जो लाइन थी, अब आगे बात करते हैं। ये एक लाइन थी, ये, ठीक है, ये एक लाइन थी, ये कब से इस लाइन पे काम कर रहा था, और ये नीचे एक लाइन बना दे रहा हूं। इस लाइन पे, ये अगर इसको और प्रॉपर देखूं, इसको ऐसा भी मान लीजिए, इस बॉक्स में मार्केट जो है 28 फरवरी से लेकर, ठीक है, पूरे 6 जून तक, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ गया, तब तक ये इसी रेंज पे काम करता रह गया। और इस टाइप की रेंज में अपन बड़े प्रॉफिट की नहीं सोच सकते। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे पोजीशन ले रहा हूँ 20 मार्च को 21,800 में, तो मेरे को ये पता है कि ये 22,500 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो एक अपन डे फ्रेम में देख रहे हैं। और इसी तरीके से आपको भी समझना है कि इसका सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पे मैंने बाय किया 20 मार्च को, तो मेरे को ये समझ में आ जाना चाहिए कि 22,500 से ऊपर नहीं जाने वाला है। ठीक है, वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट की पोजीशन ली है, तो वो उसकी मैक्सिमम जो लिमिट है गिरने की, वो 22,200 है। ठीक है, कितने बार सपोर्ट लिया है यहाँ पे, 1, 2, 3, और देख रहे हैं ये चौथा सपोर्ट जो था 4 जून को, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। तो ये आने वाले टाइम में अगर मार्केट गिरता है, तो ये जो लाइन है, ये सबसे बड़ी लाइन होगी। इसको क्रॉस करने में या इसके नीचे जाने पे मार्केट में और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, ये अपन प्रेडिक्ट कर रहे हैं या अपना एक थिंकिंग बना रहे हैं। ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस में यही थिंकिंग से ही काम होता है। कोई ये नहीं बोल सकता कि कोई ये होली ग्रेल है कि हर चीज जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही मार्केट बिहेव करे, या हम यहाँ पे सोच रहे हैं सपोर्ट है तो मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले, या यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये सोच रहे हैं तो यहीं सपोर्ट, यहीं पे रेजिस्टेंस ले। ऐसा होता नहीं है, कई बार फेल भी होता है। ठीक है, जो अपन ये स्टडी कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि 100% श्योर है कि हर बार ऐसा ही होगा, नहीं होता है। जो बोलते हैं ना कि हर बार होता है, वो गलत बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। इसलिए ग्रीड और फियर जो है, डर का भाव कि अगर मैं यहां से निकला तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, फियर। ठीक है, ग्रीड कि मैंने खरीदा है तो इसको और ऊंचे दाम पे बेचूंगा, बहुत ऊपर बेचूंगा, अभी मैंने खरीदा है ना, तो ये यहाँ से 10% ऊपर जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। वो जो भी होता है वो मार्केट खुद डिसाइड करता है। ठीक है, मार्केट को, मार्केट में मार्केट ही भगवान है, ये चीज याद रखिएगा। हम लोग भगवान नहीं है। मार्केट में एक ही गुरु है, वो है खुद मार्केट। ठीक है, कई बार वो हमको अच्छा प्रॉफिट देता है, कई बार हमको लगता है कि अच्छा प्रॉफिट देगा लेकिन नहीं देता है। तो मार्केट भगवान है। सेकंड चीज, हम रिटेलर्स हैं, स्मॉल प्लेयर्स। हमको जो भी मार्केट की दिशा तय करनी है, हमको स्मार्ट मनी के रास्ते में जाना है। यानी स्मार्ट मनी का मतलब ये है कि कहाँ पे बड़े प्लेयर्स पैसे लगा रहे हैं, कहाँ पे एफआईआईज खरीदी कर रहे हैं। एफआईआईज यानी एक बार आते हैं तो 1,000 2,000 करोड़
का इन्वेस्टमेंट उनका होता है। हम डेली एफआईआई का डेटा देखते हैं कि आज इन्होंने इतने का सेल किया, इतने का बाय किया। तो किस में बाय किया, कहाँ पे बाय किया, ये भी देखना जरूरी है। तो कभी भी एफआईआई पेनी स्टॉक्स में बाइंग नहीं करते हैं। वो केवल छोटे मोटे ऑपरेटर्स चलाते हैं और थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज फैला देते हैं कि यही ऐसा होने वाला है, कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये अब चांद पे जाएगा ये स्टॉक। ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है। हाँ, हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमको पता रहना चाहिए कि हमको एग्जिट कहाँ पे करना है। ठीक है। कोविड टाइम से अभी तक मार्केट पूरी तरीके से बदल चुका है। जो उस समय रिटर्न मिलता था, अब वो नहीं मिलेगा, है ना। और ट्रेड लेना है, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको पूरा डायरेक्शन पता होना चाहिए। चलिए, एफआईआईज में एक एफआईआईज हो गए, स्मार्ट मनी। और स्मार्ट मनी में और कौन आते हैं मैं बता रहा हूँ। एलआईसी, बड़े बैंक्स, और बड़े प्लेयर्स जिनके पास 5,000 10,000 करोड़ रुपए ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है। मैक्सिमम वो यूएस के ही होते हैं, या हमारे इधर सिंगापुर और मॉरिशस के थ्रू जो फंड्स आते हैं, उनके पास भी फंड्स पड़े हैं। वो लोग भी जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिएगा कि बहुत अच्छा मूव मिलता है। ठीक है। बहुत बड़ा मूवमेंट वो लोग मार्केट में बना के जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि एफआईआईज हमारी तरीके से बाई करते होंगे कि हम आए हैं, हमारे पास 1,000 करोड़ रुपए है, तो एक काम करता हूँ और मैं निफ्टी को बाय कर लेता हूँ या सेल कर देता हूँ, तो 1,000 करोड़ या 2,000 करोड़ रुपए एक दिन में, तो एक दिन में डाल देते हैं अपन। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक में एक दिन में बाय कर लेते हैं। लेकिन एफआईआई जो है, या जो स्मार्ट मनी है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वीवैप का सहारा लेते हैं। वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। ठीक है। वीवैप, VWAP। ठीक है। ये मैंने 15 मिनट इसमें, ये चार्ट में आपको मैं बताता हूँ। उन लोग को जब भी खरीदना होता है तो वो क्या कोशिश करते हैं कि छोटी छोटी क्वांटिटी में, ठीक है, छोटी छोटी क्वांटिटीज में वो लोग बाय करना शुरू करते हैं। बाइंग करेंगे, फिर चुपचाप बैठ जाएंगे, फिर धीरे से बाइंग करेंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर धीरे से बाइंग करेंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर धीरे से बाइंग करेंगे। तो धीरे धीरे वो लोग अपनी पोजीशन को स्टॉक में बनाते हैं। ठीक है। धीरे धीरे देखो, ये एशियन पेंट का है, 16 जुलाई किसी ने यहाँ पे खरीदी की है, सॉरी, 18 जुलाई। ये मैं डेली टाइम फ्रेम में पहले देखता हूँ मैं चार्ट को। और हमेशा याद रखिए, चार्ट, कोई भी चार्ट हो, उसको आप लोग पहले बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, जैसे मंथली, वीकली, डेली। उसमें जो चार्ट के जो पैटर्न्स बनते हैं, कोई भी पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, फ्लैग, पिनेंट, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, जो भी पैटर्न्स है, नॉर्मली ये सब जो बनते हैं, ये बड़े टाइम फ्रेम में ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम में अगर कोई पैटर्न बन रहा है चार्ट का, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसको बनने में ज्यादा समय लगता है। ठीक है। अगर कोई पैटर्न मंथली चार्ट में बन रहा है तो वो ज्यादा स्ट्रांग इंडिकेट करेगा, वीकली में बन रहा है तो वो स्ट्रांग करेगा, डेली में है तो भी स्ट्रांग करेगा। ठीक है। लेकिन जितना ज्यादा समय लेगा उतना स्ट्रांग पैटर्न, और उतना ज्यादा हमको कॉन्फिडेंस देगा कि हम ट्रेड कर सकते हैं, हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा फंडा आपको सीखना पड़ेगा। माइंड, चार्ट में समय दीजिए, बहुत पैसे बनेंगे। और वी वैप इंडिकेटर का यूज करिए। वी वैप इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है फॉर डे ट्रेड। चाहे आप डे ट्रेडिंग में कर लीजिए, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर लीजिए। लेकिन वही है कि आपका जो टाइम फ्रेम है वो
जितना बड़ा होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट देगा। ठीक है। ये जैसे वी वेब, देखिए, एशियन पेंट्स, इसको मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, इसको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं होगा कि कल आप लोग जाके इसमें ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, ये मैंने बहुत स्टडी की थी, तो मुझे एक दो ट्रेड इसमें अच्छे मिले हैं। तो पहली चीज, ये एक वी वेब लाइन है, ठीक है, 15 मिनट्स की, ये मैं ग्रीन हटा देता हूँ। ये इसका मैं एक सेकंड सेटिंग, अपर एंड लोअर बैंड हटा देता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मार्केट खुला है 9:15 को, ठीक है, वी वेब लाइन के नीचे गया है, और यहाँ पे 1:45 में बड़ी बाइंग इसमें हुई है। तो ये कॉन्फिडेंस मेरे को केवल एक पर्टिकुलर वी वेब लाइन से नहीं आया था। ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूँ, जब भी वी वेब लाइन के नीचे ये स्टॉक गया है, तो इसमें आप देख रहे होगे, और जूम कर दूं क्या थोड़ा, ये जब भी वी वेब लाइन के ऊपर इस नीचे गया है, तो ये जो कैंडल्स बने हैं, बड़े कैंडल्स, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ठीक है, ये छह, जब भी वीवेप लाइन के नीचे गया है, एक बड़े कैंडल्स के साथ इसने वापस वीवेप लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब ये केवल मुझे यहाँ केवल वीवेप लाइन से ही नहीं, ये मुझे डेली टाइम फ्रेम में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो नॉर्मल लाइन है जिसको कोई नहीं पूछता, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, केवल ये वॉल्यूम और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, ये इसका सपोर्ट लेवल था यहाँ पे 3,000 के आसपास, इसका एक सपोर्ट लेवल था। मैंने कई बार इंस्टा पे भी आप लोगों को स्टोरी में डाला था कि ये सपोर्ट लाइन थी इसकी, ये सपोर्ट लाइन बाउंस बैक किया, गिरा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये टोटल साइडवेज हुआ। ठीक है, कब से कब तक, 31 जनवरी 2024 से इसने ये सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया था। ठीक है, अब यहाँ से ये साइडवेज है टोटल ओवरऑल। ठीक है, कितने महीने हो गए, 8 महीने लगभग हो गए, 7 महीने तो मान लो, 7th मंथ कंप्लीट हो गए इसमें। अब यहां से जब ये इतने बड़े बिग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहा है 3,000 के ऊपर, तो इसका क्या मतलब है कि किसी ने तो बहुत बड़ी खरीदारी की होगी। देखिए इस वॉल्यूम कैंडल्स को देखिए, लास्ट 18 जुलाई के बाद जो वॉल्यूम कैंडल है, इसको देखिए, यहाँ पे जितने भी बड़े कैंडल्स ग्रीन में बने हैं, ठीक है, ये सब स्मार्ट मनी ने खरीदा होगा। अगर आपको लगता है कि रिटेलर्स को इस टाइप के वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकते हैं, तो वो गलतफहमी को दूर कर लीजिए, कभी नहीं कर सकते। अगर रिटेलर हो तो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का कोई शेयर आप नहीं खरीद सकते। ठीक है, ये कैंडल आप हम नहीं बना सकते, इस चीज को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है। सेकंड, ये इस प्राइस रेंज के आसपास था, 3,000, यहाँ पे इस लाइन के आस यहाँ पे आया 2966, वापस इसने बाउंस बैक दिया। तो मैंने कल यहाँ पे ट्रेड लिया था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया, लेकिन जब भी अब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो मैं इसमें जरूर ट्रेड लूंगा। ठीक है। अब इसका एक लेवल है यहाँ पे, जिसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ये एक जो लेवल है 3,150। अब ये मैं मान के चलता हूं कि अगला जो स्ट्रॉन्ग बाइंग या स्ट्रॉन्ग मजबूत खरीदारी आएगी, वो 3,150 के ही ऊपर आएगी। तब तक मैं बैठा हूं। ठीक है, धैर्य से बैठा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं कि इसके आसपास आए, तो मैं कोई बड़ी बाइंग या कोई इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग की मैं सोच सकता हूं।
तो इसी तरीके से जो अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन बनाए, ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं। इसी तरीके से अपने को अपनी थिंकिंग रखनी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। और मान लीजिए एक और चीज है कि अगर मैं इसको यहाँ पे बाइंग कर रहा हूं तो मेरे को ये पता है कि इसका सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 3150 है, तो इसके आसपास अगर आता है तो वापस मैं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूं। तो यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे सेलिंग, ये एक रेंज बन चुका है। तो इस टाइप से अपने को अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है, यानी अपनी सोच मार्केट के लिए डेवलप करनी है, ठीक है। और ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप किसी भी स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं जिसमें वॉल्यूम हो और लिक्विडिटी, ठीक है, वॉल्यूम होना चाहिए और लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। अन्यथा पता चल रहा है कि अपन ने बाय कर लिया तो सैलरी नहीं मिल रहे हैं, तो क्या होता है, लोअर सर्किट लगते हैं, पेनी स्टॉक्स, वो पेनी स्टॉक हो जाते हैं, ठीक है। पेनी स्टॉक्स में क्या होता है, वॉल्यूम तो होता है, लिक्विडिटी नहीं होती है, भागता है 1 मिलियन 2 मिलियन शेयर डेली का या ट्रेडिंग हो रहा है उसमें, लेकिन जिस दिन लोअर सर्किट लगना शुरू होता है तो अपन सेल भी नहीं कर पाते हैं उस स्टॉक को, ठीक है। तो इस टाइप से अपने को मार्केट को समझना है, ठीक है। अब ये नॉर्मल चीज में बता दिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन नॉर्मल, ठीक है, ड्रॉ करके मैंने बता दिया। लेकिन मैं इतने में खुश नहीं रहने वाला हूँ। पहली चीज, अगर मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ या इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहा हूँ तो पहली चीज ये हो गया। अब इसमें एक वीवेप लाइन, चाहो तो वीवेप, ये वीवेप लाइन हो गई, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। इसको मैंने ले लिया 15 मिनट्स या 30 मिनट, जो भी मेरा टाइम फ्रेम है। आज की वीवेप लाइन को, ये है, ये यहाँ पे 3011, ये एक वीवेप लाइन हो गई जो क्लोज हुआ, ठीक है। अब पहली चीज याद रखिएगा कि वीवेप लाइन जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। लेकिन ये अपना जो प्रभाव है शुरू के 30 मिनट्स या शुरू के 1 आवर्स में इसका प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वीवेप लाइन का मतलब होता है वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। वॉल्यूम, ठीक है, और प्राइस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनता है। याद रखिएगा, शुरू के 1 घंटे वीवेप लाइन कुछ भी काम नहीं आने वाला, वो आपको गलत सूचना दे सकता है। वीवेप लाइन 10 बजे या 10:30 बजे के बाद जब वो बन के तैयार हो जाता है तो वो दिन भर आपको सही सिग्नल देगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मार्केट 9:15 को ओपन हुआ, यहाँ पे ये इसके नीचे था, ठीक है। फिर इसने वीवेप लाइन के नीचे क्लोजिंग दी और इसने यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है उसके आसपास आया, और यहां से जब ये ब्रेकआउट दिया बड़ी कैंडल के साथ, ठीक है, हमको यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जब इसने ड्रॉ किया, जब इसने इसमें सेलिंग का प्रेशर आया तो भी एक बड़े कैंडल के साथ इसमें सेलिंग का प्रेशर आया, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये जो कैंडल बनी ये बड़ी कैंडल्स के साथ इसने वीवेप लाइन को क्रॉस किया, तो यहाँ पे भी अपन एक ट्रेड ले सकते थे, ठीक है। और यहाँ पे एक बड़ी कैंडल के साथ जब ये क्रॉस करे तभी अपन को वीवेप लाइन पे ट्रेड लेना है। कभी भी वीवेप लाइन में, जैसे यह वीवेप लाइन के अंदर ही काम कर रहा है तो अपने को ट्रेडिंग की नहीं सोचनी है। जैसे ये यहाँ पे ये वीवेप लाइन के आसपास ही काम कर रहा है, आसपास ही काम कर रहा है पूरा। ये यहाँ पे देख लीजिए वीवेप लाइन को टच कर रहा है बस, कोई बड़ी कैंडल के साथ इसने जब ब्रेकआउट नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक ये जो इसने दिया 3084 के आसपास, तो जब ये बड़ी कैंडल के साथ इसने क्रॉसिंग दी तो यहाँ पे अपने को 3084 से 3104 यानी 20 पॉइंट का लगभग अपने को ट्रेड मिल सकता था। मान लीजिए इसका अपन वेट करते कि चलो ठीक है कि ये क्लोज हो जाए, उसके बाद ये वी ये जो कैंडल है क्लोज हो जाए उसके बाद ट्रेड ले,
तो 3095 से एक 3105, लगभग 10 पॉइंट का ट्रेड इसमें अपने को मिल सकता था। ठीक है, अब इसमें देखिए ये कैंडल यहाँ पे बन गया। ठीक है, 3007। तो 3007 की जगह अगर अपन यहाँ पे ट्रेड लेने की सोचे तो वी वेप लाइन में अपना प्राइस है 3002। तो यहाँ पे अपन उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 3000 या 3002 का, और उसके बाद अपन ये ट्रेड ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ देखिए, इसके बाद ये नीचे गया 2988 तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे गया तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस एक बार हिट हो सकता था। ठीक है, तो वीवेप लाइन को ट्रेड करने का फंडा यही है कि इसमें जब भी अपने को ट्रेड लेना है तो एक बड़ा बड़ा बड़े कैंडल्स जब उस वीवेप ब्लू लाइन को क्रॉस करे तभी अपने को ट्रेड लेने की सोचना है। ठीक है, अब इसमें और कुछ मिक्स करता हूं मैं, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा इसमें। एक मिनट, विजिबिलिटी, इंपोर्ट स्टाइल, ये 2 बार हो गया है, इसमें से हटाता हूँ। अपर एंड लोअर बैंड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्राइस एक्शन। ठीक है, किसी भी अगर आप पैटर्न में ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज है प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन आपको हर कुछ अगर समझ में आ गया तो आपको किसी भी कोई भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन या स्टॉक के मूवमेंट से ही वो इंडिकेटर में जो भी आरएसआई या एमएसीडी या एडीएक्स, ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं, इसमें जो भी रिजल्ट अपने को दिखता है कि इंडिकेटर ये इतना ऊपर आ गया सर, ये आरएसआई 60 पहुंच गया, 80 पहुंच गया, तो ये सब इस प्राइस एक्शन की बदौलत पहुंचता है। ठीक है, प्राइस एक्शन पहले सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद वी वेप लाइन। ठीक है, वी वेप लाइन को देख लेंगे कि वी वेप लाइन के नीचे है, और नीचे ही है, नीचे ही हमेशा ही नीचे लग रहा है, तो इसमें अपने को बाइंग नहीं करनी है। ठीक है, इस लाइन में, इस लाइन के नीचे अपने को बाय करने की सोचना नहीं है, और जब बाय करने की सोचना है तो बड़े कैंडल के साथ ये क्रॉस करे तब। ठीक है, अब इसमें अपन वी वेप लाइन से अब थोड़ा सा अच्छी एक और चीज है, फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, या वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम तो अपन ने देख लिया, वॉल्यूम कितने इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम प्रोफाइल से अपने को क्या सीखने को मिलेगा? वॉल्यूम प्रोफाइल से अपने को ये समझ में आएगा कि किस प्राइस में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, या किस प्राइस में, ठीक है, किस प्राइस में सबसे ज्यादा खरीदी या बिक्री की गई है। ठीक है, वॉल्यूम से तो अपने को समझ में आ जाता है कि डेली इतना वॉल्यूम बना है, ठीक है, मार्केट ऊपर गया नीचे गया वो ठीक है। लेकिन किस प्राइस पे कितनी बाइंग, या सबसे ज्यादा जो बड़े प्लेयर्स हैं कौन से प्राइस पे एक्टिवेट हैं, तो इसमें अपन यूज कर सकते हैं पहला सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल। सेशन, ठीक है, एक पर्टिकुलर सेशन का बताएगा, जैसे ये 30 मिनट्स का चार्ट है, ये देखिए, ये सेशन का बता रहा है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें हैं ये थोड़ा अपन इसमें देखते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल, पीओसी यानी पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, वैल्यू एरिया अप एंड डाउन, जो ये वैल्यू एरिया बना है, ये जो थोड़ा डार्क ब्लू में दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू एरिया है इसका। ये जो डार्क ब्लू और डार्क येलो में दिख रहा है, और जो थोड़ा लाइट येलो में दिख रहा है, वो टोटल वॉल्यूम प्रोफाइल है। ठीक है, तो इसमें एक वैल्यू एरिया अप एंड डाउन, और अप वॉल्यूम और डाउन वॉल्यूम टोटल। ठीक है, अभी अपन ने सेशन का लिया एक पर्टिकुलर 30 मिनट्स का, तो यहां से अपने को क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे इस प्राइस पे 3004 के लेवल पे सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा एक्टिविटी दिख रही है 3004 के आसपास। फिर
ये 30 मिनट्स का है, तो ये जो चार्ट है ये लास्ट 1 आवर्स का चार्ट हो गया ये, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में फिर देखिए 3014 पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी दिख रही है बायर्स और सेलर्स की। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल है तो 3079 पे, ठीक है। ये 3088 पे, ठीक है। ये 30 मिनट्स के चार्ट में अपन देख रहे हैं। तो ये देखिए टोटल ओवरऑल 9:15 से मार्केट जब क्लोज हुआ उस बीच में सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी दिख रही है वो 3004 इस लेवल पे दिख रही है। सेकंड आप देखेंगे उसके एक दिन पहले सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी दिख रही है वो 3014 के आसपास दिख रही है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल हुआ, ठीक है। जब इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को इसने क्रॉस किया, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को यहाँ पे इसने क्रॉस किया, तो आप अगर इसमें सेल की पोजीशन लेना चाहते थे तो इसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल या यहाँ से 10 पॉइंट ऊपर, और यहाँ पे एक सेल का सिग्नल ले सकते थे। और सेकंड एग्जिट करना है तो ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ पे बनता हुआ दिखा, तो इसके आसपास अपन एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर वापस अपने को वॉल्यूम बायर्स और सेलर्स की ज्यादा पोजीशन दिखी, तो यहाँ पे अपन अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं कि चलिए यहाँ पे अपने ने पोजीशन लिया, यहाँ पे वॉल्यूम कम है, ठीक ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे अपने को वॉल्यूम अच्छी खासी बनती दिखी तो यहाँ पे अपन अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। सेशन वॉल्यूम से अपने को ये समझ में आता है कि बायर्स एंड सेलर्स की इस प्राइस पे सबसे ज्यादा एक्टिव है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आप इसी से आप ये देख सकते हो कि मार्केट कौन सी दिशा में जा रहा है और कहाँ पे कितने वॉल्यूम्स बन रहे हैं। तो ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया था, एक यहाँ पे एक इसने एक सपोर्ट लिया था। अगला अगर अपन को ट्रेड लेना है, मान लीजिए कल लेना है, तो पहला अपना क्या होगा, पॉइंट ऑफ कंट्रोल मान लीजिए कल ट्रेड लेते हैं, ठीक है, या आने वाले मंडे को अगर अपने को ट्रेड लेना है किसमें, एशियन पेंट्स में, तो अपने को ये पता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल इसका पहला क्या है, 3013 और 3004। अगर इसके आसपास आता है, ठीक है, यहाँ से गिर के इसके आसपास आता है, तो मैं ये इसको एक सपोर्ट लेवल मान के चलूंगा और यहाँ पे मैं एक बाइंग कर सकता हूँ, ठीक है। और फिर मान लीजिए यहां से ये ऊपर जा रहा है, तो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल जो मेरे को दिख रहा है 3088 के आसपास दिख रहा है, तो इसको मैं अपना एक टारगेट प्राइस मान सकता हूं, ठीक है। समझ में आया यहां तक? इसको अगर मैं सपोर्ट मानूं और इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को इसके आसपास है, ठीक है, चलो छोड़ो, लेकिन इसको मैं मान सकता हूं, तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया, तो ये मेरा एक टारगेट प्राइस हो सकता है, ठीक है। इसको चाहूं तो मैं 30 मिनट्स को 45 मिनट्स भी कर दूं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये वॉल्यूम प्रोफाइल किसी भी टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। इसको डेली में ले लिया मैं, तो डे में भी अपने को दिख रहा है यहाँ पे, डे में मेरे को दिख रहा है कि ये 3007 के आसपास है, सेकंड पॉइंट ऑफ करो 3013, और ये 3088, ठीक है। इससे अपने को अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिल सकता है, ठीक है। या अपने को ये पता लग सकता है कि ये अगर स्टॉक गिर रहा है तो इसका जो लोअर लेवल है क्या है, इसका हायर, और इसका हायर लेवल क्या है, कि अपन अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं इसके थ्रू। एक ये हो गया। सेकंड होता है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल।
अब फिक्स रेंज का मैं आपको बहुत बड़ा एडवांटेज, जैसे फिक्स रेंज में वॉल्यूम, पहला एक चीज वॉल्यूम दिखा देता हूँ। अब ये वॉल्यूम का यूज इसमें क्यों कर रहा हूँ ये भी बता दूंगा। ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम बना था 18 जुलाई को, तो यहाँ पे मैं एक फिक्स रेंज प्रोफाइल ड्रॉ करता हूँ इस बड़े वॉल्यूम के साथ। इस रेंज तक क्या रिजल्ट मिलता है देखो। तो यहाँ पे इस लाइन से आपको ये समझ में आएगा, इस अर्निंग के बाद से, अर्निंग के अर्निंग हुई थी 16 जुलाई, सेकेंड डे सबसे ज्यादा जो बायर्स और सेलर्स एक्टिव थे वो एक्टिव थे 3088 पे। तो इसको मैं अपना एक रेजिस्टेंस लेवल मान के चल सकता हूं, क्योंकि उसके बाद इस रेंज के बाद मार्केट इसी रेंज पे खेला और वहां से एक डाउन टर्म दिया और यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपन ने देख लिया था। अब क्या है, इसके ऊपर मार्केट अगर जाता है 3088 के ऊपर, अगर मार्केट जाता है या इसके ऊपर क्लोजिंग देता है इस रेंज के ऊपर, इसके ऊपर 3088 से ऊपर, तो मैं ये मानूंगा कि इसमें कोई बड़ी बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है या बड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। अभी तक तो मैं यही मानूंगा कि यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसके नीचे ही है अभी ये। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल से मुझे यही समझ में आता है। ठीक है, अब इसको अगर देखना चाहें तो इसमें क्या क्या चीजें, एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, वैल्यू एरिया अप ब्लू लाइन में है और वैल्यू एरिया डाउन येलो येलो कलर में है। ठीक है, और इसमें कोई चेंज नहीं है, टोटल वॉल्यूम अप एंड डाउन है, अगर अपने को टोटल देखना है तो ये टोटल हो गया। और अगर इस पे देखना है कि अप साइड और डाउन साइड में कितने हैं, तो ये यहाँ से पता चल गया अपने को। ठीक है, ये अपन ने 18 जुलाई जो सबसे बड़ी बाइंग यहाँ पे हुई, सबसे बड़ा वॉल्यूम कैंडल बना, तो उसको अपन ने ड्रॉ किया। अब मान लो मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस हाई 3410 से इस रेंज के बीच, इस हाई के से यहाँ तक सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहाँ पे है, कौन से प्राइस पे है, तो उसको कैसे जानेंगे इसको। ठीक है, तो आप देख लीजिए, अभी सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी है इस रेंज पे है 3876। और ये जो एरिया है, ये ये टोटल वॉल्यूम और या वैल्यू ऑफ एरिया है, तो इसको अपन नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसको मैं क्या मानूंगा, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 3867। ठीक है, तो इससे अपने को क्या समझ में आया कि ये एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, सॉरी सपोर्ट लेवल है फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आएगा तो यहाँ पे अपन मान लीजिए अगर यहाँ से टूटता है और इस लेवल पे आता है 2874, तो क्या अपन यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। इस लेवल पे ये देखिए नीचे आया है यहाँ तक, इस लेवल पे, तो यहाँ पे अपन एक बाइंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा वॉल्यूम या पॉइंट ऑफ कंट्रोल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से अपने को एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और अपर लेवल में तो अपने को ये नॉर्मल इस चार्ट से दिख रहा है कि ये जो अपर लेवल है ये इसका जो है 3422, इसके ऊपर अगर अब जाएगा, यानी कि
लॉन्ग टाइम के उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसके ऊपर अगर जाता है तो और ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, 3419। तो ये अपन ने कब कब से कब तक का देखा था, 29 दिसंबर 2023 से आज के डेट तक। ठीक है, 8 अगस्त। तो इतनी बड़ी रेंज, यानी कि लगभग दिसंबर से लगभग 10 महीने की रेंज अपन ने देख ली। अब अगर चाहे तो और देख सकते हैं। देखिए, इस लाइन से भी देख सकते हैं। एक मिनट। इस लाइन से देखते हैं कि यहाँ तक में क्या दिख रहा है। सेम दिख रहा है, वही रेंज है, वैल्यू एरिया। इस लाइन से भी, इस लोअर लाइन से देखते हैं। सेम दिख रहा है, कितना बड़ा है ये। तो अपने को सपोर्ट लेवल अगर पता चल जाए और मार्केट उस सपोर्ट लेवल के आसपास आ जाए या कोई भी स्टॉक, तो इसमें ट्रेडिंग कितनी आसान हो जाएगी। डेली ट्रेड करने से कुछ नहीं होता। हाँ, अगर महीने में अगर 2 ट्रेड भी अगर आप लेते हैं अपन, और वो अपने को सक्सेसफुल मिल जाए, तो महीने भर का इनकम निकल जाता है। वो जो बोलते हैं ना डेली कमाओ, ऐसा होता नहीं है। डेली डेली ट्रेड लेने से केवल ब्रोकर को फायदा होता है। ठीक है, ये मैंने सेशन और फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल आप लोगों को बता दिया, और बहुत बेसिक था ये। इसका यूज भी मैं आने वाले टाइम में जब क्लासेस लूंगा उसमें बताऊंगा, जैसे मैंने एशियन पेंट्स में आप लोगों को बताया। ठीक है। और इसमें जैसे एक मैंने वीवेप लाइन से बताया था ना, तो इसमें एक चीज और बता देता हूँ। एक होता है एंकर वीवेप लाइन। ठीक है। तो इस लाइन जो लो है, उस लाइन से, ये देख लो कहाँ पे आ रहा है, ये इस लो से, 25 जनवरी के लो से ये यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो ये देखिए, इसके आसपास क्लोजिंग दे नहीं रहा था। इस लो से लिया है ना मैंने, ये यहाँ के लो से, 31 जनवरी 2023 के लो से। अब इस लाइन को कितना रिस्पेक्ट दे रहा है ये देख लीजिए आप। ये वीवैप लाइन है, एंकर वीवैप लाइन। ये इस लाइन को अब तोड़ दिया है तो कितना इज्जत दे रहा है, देखिए ये लास्ट के 2 कैंडल्स में। ठीक है। अब इसको मैं हाई से अगर ड्रॉ करूंगा तो मेरे को रेजिस्टेंस लाइन पता चल जाएगा। इस हाई से मैं ड्रॉ करता हूँ, आसपास ही है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन आसपास ही है। थोड़ा सा साइडवेज होके ये अच्छा खासा एक मूवमेंट दे सकता है। ठीक है। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप लोगों को एजुकेशनल पर्पस में पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा अपना भी माइंड लगाइएगा, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से पहले ये जितनी भी मैंने पढ़ाई आपको, यानी कि जितना भी आपको मैंने अभी तक लर्निंग दिया है, उसको खुद से प्रैक्टिस करिए, बैक टेस्टिंग करिए। उसके बाद सोचिए समझिए और अपना रिस्क देखिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद ट्रेड लीजिए। ठीक है। ऐसे ब्लाइंडली किसी के भी, मैं बोलता हूँ किसी को, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी आदमी हो, वो बोल दे कि इसको बाय कर लो, तो अपने को अपना दिमाग लगाना है। ठीक है। इस टाइप के लाइन से भी अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर चाहूं तो इन दोनों को मैं हटा देता हूं एक बार। अब इस लो से लेता हूं मैं। ठीक है। ये रिसेंट का जो लो बना था, ये, और ये रिसेंट का जो हाई था, ये है। ठीक है, ये
एकदम उस लाइन के आसपास ही काम कर रहा है। ठीक है, 3071, और ये हो गया 2966। ठीक है, जो कि कल का लो भी है इसका 2966। ए सॉरी, कितने में बन रहा है? 29, ये जो प्राइस है, ये लाइन जो दिखा रहा है, ये 2928 दिखा रहा है। ठीक है, 2928 इसका बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल दिखा रहा है। और ये जो लेवल है 3052, ये इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल अभी के लिए बता रहा है। अब एंकर वीवेप को अपन कैसे यूज कर सकते हैं? या तो हाई लो से ले लिए डेली टाइम फ्रेम में, या मंथ के स्टार्ट से ले लिए। जैसे अभी का मंथ कब स्टार्ट हुआ? 1 अगस्त। ठीक है, तो ये अपना डेली टाइम फ्रेम है। इसको अगर मैं चाहूँ 30 मिनट्स में के चार्ट में लिया हूँ, ये इस लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, मंथली, मंथ के स्टार्ट से, सप्ताह के फर्स्ट डे के स्टार्ट से, जैसे मंडे से। ठीक है, और साल के ईयरली स्टार्ट, ईयरली, जैसे साल कब स्टार्ट होता है? मान लीजिए 1 जनवरी, या कई लोग फिनेंशियल ईयर मानते हैं 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल से देख लीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके से इसको यूज करते हैं। कई लोग डिविडेंड, जैसे डिविडेंड का डेट दिखा रहा है ना, इसको मैं हटाता हूँ, इसको डे टाइम फ्रेम में। तो ये हो गया डिविडेंड का डेट, ये। तो ये डिविडेंड डेट से कई लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ लोग अर्निंग डेट से ड्रॉ करते हैं, जैसे अर्निंग डेट से करना बढ़िया रिजल्ट भी देता है कई बार। ठीक है, ये अर्निंग डेट हो गई यहाँ पे। ये अर्निंग डेट से देख लीजिए, दिख रहा है यहाँ पे रिजल्ट, कि इस लाइन को जब भी नीचे गया है, उसने वापस बाउंस बैक दिया है। ठीक है, ये इसका एक अर्निंग डेट से इसका ये सपोर्ट लेवल निकाल लिया अपन ने। ठीक है, और हायर या लो और हाई जो भी अपने को चार्ट में दिखता है, उससे भी अपन ड्रॉ कर लिए। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन के ड्रॉ करने से अपने को सब ज्यादा से ज्यादा मार्केट में कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, उसका पता चलता है। ठीक है, और मार्केट में तभी एंट्री लेना है जब मार्केट सपोर्ट के आसपास है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास। और मार्केट में एग्जिट कब लेना है? जब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास हो। और या तो इसका उल्टा, कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास बाय करते हैं, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास सेल कर, यानी कि रेजिस्टेंस के आसपास अपन सेल कर सकते हैं। ठीक है, या अगर अपन ने सपोर्ट के आसपास बाइंग की है, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है वहां पे अपन एग्जिट कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे अगर अपन ने सेल किया है, तो अपकमिंग सपोर्ट पे अपन अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ठीक है,